हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जितना इजराइल ईरान से डरा हुआ है उतना कभी नहीं रहा है। ये बात इजराइल में सरकारी तौर पर कई बार कबूल की जा चुकी है। अब वहां के जाने माने थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ INSS ने मुल्क के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग को सालाना सिक्योरिटी रिपोर्ट सौंपते हुए वार्निंग दी है कि ईरान हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। साथ ही कहा गया है कि बाहरी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना करने के लिए मुल्क को एक यूनिफाइड पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इजराइल ईरान का अकेले सामना नहीं कर सकता, इसके लिए अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात और तालमेल जरूरी है। कुछ हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट अपनी सरकार के सभी जिम्मेदारों को लिखकर कह चुके हैं कि वो हरगिज ईरान को धमकी देने वाले बयान जारी ना करें। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में प्रेसिडेंट को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ईरानी और फ़िलिस्तीनी ख़तरों का मुकाबला करने की मुल्क की सलाहियत कमज़ोर हो रही है। जाने माने थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ INSS ने मंडे को प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग को अपनी सालाना स्ट्रेटेजिक सर्वे रिपोर्ट में तर्क दिया है कि इजराइल के अंदर मौजूद गहरे घरेलू इख्तलाफात ने उसके सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए एक यूनिफाइड लंबे वक्त के लिए पॉलिसी बनाने में रुकावट पैदा की है। INSS की रिपोर्ट में ईरान और फ़िलिस्तीनियों को इजराइल के लिए दूसरे बड़े ख़तरों के तौर पर बताया गया है। इस रिपोर्ट के लिखने वालों ने कहा है कि ईरान इजराइल का सबसे सीरियस बाहरी ख़तरा है जो कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत रखता है। हालांकि उसने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है। INSS ने अपनी रिपोर्ट में वार्निंग दी है कि ईरान इलाके में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है और हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स को वो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दे रहा है जो कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये हथियार सभी इजरायली इलाकों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान पर इजराइल में एक रणनीतिक गतिरोध यानी स्ट्रेटेजिक इम्पास है जिसके पास कोई साफ अच्छी ऑप्शन मौजूद नहीं है। वियना में जारी न्यूक्लियर समझौते के लिए होने वाली बातचीत के दौरान ईरान और P5+1 मुल्कों के बीच एक अधूरा समझौता इजराइल को ईरानी सपोर्ट वाले प्रॉक्सी ग्रुप्स और आने वाले बरसों में ईरानी न्यूक्लियर हथियार के इम्कान का सामना करने के लिए छोड़ देगा। और अगर वियना बातचीत टूटती है तो ईरान न्यूक्लियर हथियारों की सलाहियत हासिल करने की तरफ बढ़ना जारी रखेगा। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करने पर फोकस रखने वाले बड़े मुल्कों और ईरान के बीच समझौते की मुखालिफत से ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए फौजी ऑप्शन के साथ इजराइल को अलग थलग कर देगा। इस अहम रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ईरान से पैदा होने वाले खतरों का सामना अकेले नहीं कर सकता, जिसमें इसका सटीक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए पर्दे के पीछे के खतरों से इजराइल को घेरने की कोशिश शामिल है। रिपोर्ट के लिखने वालों ने जोर देकर कहा है कि इसलिए इसे अमेरिका के साथ तालमेल को और बढ़ाना चाहिए। INSS की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इजराइल अनसुलझे फिलिस्तीनी मामले को सेकेंडरी इशू के तौर पर नहीं छोड़ सकता। इसकी वजह बताते हुए रिपोर्ट में मई 2021 में हमास और इस्लामिक जिहाद के साथ 11 दिन की गाजा जंग को याद दिलाया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच वेस्ट बैंक उबलते पॉइंट के करीब है क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स और सड़क वाले गिरोहों के इकट्ठा होकर मुखालफत किए जाने की वजह से महमूद अब्बास वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी कमज़ोर हुई है। रिपोर्ट लिखने वालों ने वार्निंग देते हुए कहा है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी कमज़ोर हो गई है। ये आने वाले वक्त में पूरी तरह से बेकार हो सकती है क्योंकि फ़िलिस्तीनी जवान तेज़ी से
ایک ملک والا حل چاہتے ہیں، یعنی وہ تنہا فلسطین چاہتے ہیں اور اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اب سے پہلے بھی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر مئی کی جنگ کے بعد رام اللہ جا کر محمود عباس سے مل چکے ہیں، جس کے بعد محمود عباس بھی اسرائیل گئے تھے اور ڈیفنس منسٹر سے ملاقات کی تھی۔ حماس اور جہاد اسلامی کی نظر میں محمود عباس اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو ہمیشہ فلسطینی کاز کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مئی کی جنگ کے بعد ویسٹ بینک میں حماس کے سپورٹ کرنے والے جوانوں کو بڑی تعداد میں فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے، یعنی کھل کر فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کا ہی کام کرتی ہے۔ سالانہ سیکیورٹی رپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ حالانکہ فلسطینی اتھارٹی سیکیورٹی معاملات میں اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، پھر بھی وہ اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک انٹرنیشنل قانونی کیمپین آگے بڑھا رہی ہے، جس سے نتیجے میں اسرائیل کو ایک رنگ بھیدی یعنی اپرتھائیڈ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز INSS کے ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل سیاسی، سیکیورٹی اور اندرونی چنوتیوں کا سامنا کرنے میں اپنی سیکیورٹی، فائنینشل اور تکنیکی صلاحیت کو بڑھانے میں ناکام رہا ہے۔ 2022 کے لیے اسٹریٹجک سروے رپورٹ کے لکھنے والوں نے ملک میں بڑھتے چرم پنتھ یعنی ایکسٹریمزم کے ساتھ ساتھ اسرائیلی انسٹیٹیوشنز پر بھروسے کی کمی کو بھی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے خاص طور سے اسرائیل کے پولیس فورس کی کمزوری اور نیگیو علاقے میں بدو عربوں سمیت اسرائیل کے اندر کنٹرول سے باہر علاقوں کی پہچان بھی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں کئی مورچوں پر زیادہ لوگوں کے مارے جانے والی جنگ کا سامنا کرنے کی تیاری کی کمی ہے۔ اس رپورٹ میں جانے مانے تھنک ٹینک نے اسرائیل سرکار کو 10 مشورے دیے ہیں تاکہ حالات کو سنبھالا جا سکے۔ ان میں امریکہ کے ساتھ تال میل بڑھانے کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ایک بھروسے مند فوجی آپشن تیار کرنا، محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط کرنا، فلسطینی لوگوں کی زندگی میں کوالٹی تبدیلی لانا، غزہ میں سیکیورٹی گارنٹی کے بدلے مالی حالت میں بہتری لانا، دنیا کے سامنے اپنی حالت میں سدھار کے لیے ملک میں تکنیکی ٹیلنٹ میں اور انویسٹمنٹ کرنا، اور عرب سماج میں کرائم سے نپٹنے اور ملک بھر میں اسرائیلی حکومت لاگو کرنے کے لیے سسٹم تیار کرنا شامل ہے۔ اس موقع پر اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے کہا کہ آج مڈل ایسٹ میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ علاقے کا مستقبل کوآپریشن سے ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی خطرے اور علاقے میں اس کے خطرناک پراکسی گروپس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اس کے نیشنل لچیلے پن سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے بیچ آپسی اختلاف کو بنا خود پر بھروسہ کمزور کیے حل کرنے کی صلاحیت ہی ہماری طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایک ساتھ رہنے اور ایک نیشن کے طور پر کام کرنے کی طاقت ہے۔ سیاسی اختلاف سمیت سبھی اختلافات کو حل کرنا شاید اسرائیل کی سیکیورٹی، اسٹیبلٹی اور خوشحالی کو بنائے رکھنے کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ کو سالانہ سروے رپورٹ پیش کرنے والوں میں INSS کے چیئرمین فرینک لووی، ایکٹنگ ڈائریکٹر مینوئل ٹریجٹنبرگ، مینیجنگ ڈائریکٹر اوڈی ڈیکل اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سربراہ میر بین شبات شامل تھے۔ آپ کو ہم نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا سینٹرل یعنی مرکزی مشن ایرانی سرکار اور اس کے علاقے میں پراکسی گروپس کو خاص طور پر نقصان پہنچانا ہے، جس میں حزب اللہ، حماس اور مڈل ایسٹ میں موجود ان کے مطابق دوسرے ٹیررسٹ گروپ شامل ہیں۔ نفتالی بینٹ نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جنرل اسٹاف فورم میں بولتے ہوئے زور دے کر کہا تھا کہ اسرائیل کو سونپا گیا خاص کام ایرانی حکومت اور اس کے ساتھ کام کرنے والے اور علاقے میں کام کرنے والے آرگنائزیشنز کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس سے پہلے 28 دسمبر کو پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے ملک ایران کے ساتھ سمجھوتے پر پہنچتے ہیں تو بھی اسرائیل اپنے طریقے سے فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوگا۔ بینٹ نے آرمی ریڈیو کو بتایا تھا کہ اسرائیل سمجھوتے میں فریق نہیں ہوگا اور ہمیشہ اپنے دم پر کارروائی کرنے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حق رکھے گا۔ تبھی ایران کی ریولوشنری گارڈ کور IRGC کے اسپوکس پرسن
स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने कहा था कि इजराइल हालिया बरसों में अपनी सबसे निचली सतह पर पहुंच गया है और बयानबाजी के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। उन्होंने कहा था कि इजरायली अफसर अपनी फौजी कार्रवाइयों से एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के दावे करते थे और लंबी लंबी डींगे मारते थे, लेकिन ईरान से सामना होने के बाद उनकी सारी हवा निकल गई। आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने सितंबर 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आने वाले 25 साल नहीं देख सकेगा। ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया सरकार को मदद करता है। उसके अलावा भी इलाके में रेजिस्टेंस ताकतें, जिनमें इराक की हशदल शाबी और यमन के हूथी शामिल हैं, वो भी ईरान का ही नजरिया रखते हैं। मिडिल ईस्ट के जानकार लोगों का मानना है कि इजरायली जिम्मेदारों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उनके अंदर ईरान का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, और अगर ताकत होती तो वे बहुत पहले ईरान पर हमला कर चुके होते। अब इजराइल के थिंक टैंक की रिपोर्ट में साफ कहा जा रहा है कि इजराइल अकेले ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका से तालमेल जरूरी है। अब इजराइल ईरान न्यूक्लियर समझौते की भी मुखालिफत नहीं कर रहा है, साथ ही उसने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप से खौफ जाहिर किया है। साथ ही जो बात रिपोर्ट में कही गई है और प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने भी दोहराई है, वो मुल्क के अंदरूनी इख्तलाफात से बढ़ने वाली कमजोरी की बात है। ऐसे में इजराइल किसी भी नई जंग का सामना करने की हालत में नजर नहीं आता। इसीलिए इजराइल अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों से अपील करता रहा है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाकर दबाव डाला जाए। अब वो भी नाकाम होती नजर आ रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।